गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं। हमने पिछली 2 क्लासेस में हमने 9 पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं, उसी को आज कंटिन्यू करते हुए अगला जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकारी जो प्रयत्न है वो है मास निरीक्षण केंद्र। 9 पॉइंट हो गए, 10वां है मास निरीक्षण केंद्र। Government aids for consumer production. Government aids for consumer protection. सबसे हम करेंगे मास निरीक्षण केंद्र। मास निरीक्षण केंद्र, मास निरीक्षण केंद्र है वो इस अधिनियम के तहत मांस के गैर कानूनी परिवहन व प्रतिबंध पर रोक लगाया जाता है। उस पर इस अधिनियम के तहत क्या है कि जो मांस का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, परिवहन किया जाता है। आप कई बार न्यूज़पेपर में या न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं या देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि आज गो तस्करी करते हुए इतनों का पकड़ा गया है, वहाँ पर पकड़ा गया है। तो इस प्रकार से क्या है, जो इसके ऊपर क्या है, इसको परिवहन करने पर जो इसका कानून है, कानूनी परिवहन पर क्या है, इसका प्रतिबंध लगाया जाता है। साथ ही मांस को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से तैयार एवं प्रोसेस्ड किया जाता है। इसको तैयार और प्रोसेस करने के लिए इसमें देखा जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए उस प्रोसेस से होकर गुजरा है या नहीं, जिससे क्या है कि स्वास्थ्य को ये हार्म ना कर सके, स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचा सके। इस अधिनियम के अनुसार मांस का निरीक्षण कई बिंदुओं की दृष्टि से किया जाता है। इसमें मांस को तैयार करने और प्रोसेस करने एवं संरक्षित करते समय पूर्ण साफ सफाई का ध्यान देना। इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि मांस का जो इस एक्ट के अंदर इसमें क्या देखा जाता है कि जो मांस का जो प्रोसेसिंग करते हैं या मांस को तैयार करते समय उसकी मांस को तैयार करते समय पूर्ण रूप से स्वच्छ हो, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, उसका ध्यान रखा जाता है। एक तो उसको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से वो क्या होनी चाहिए, स्वच्छ साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा है इसमें जो देखा जाता है कि जिस जानवर का ये मांस ले रहे हैं वो बीमार ना हो। जानवर मांस जिस जानवर से ले रहे हैं वो जानवर बीमार ना हो, बीमार
बीमारी का ध्यान रखा जाता है कि वो जानवर रोगी ना हो या बीमार ना हो। रोग उत्पन्न करने वाले मांस को पहचानना, यानी जिस मांस को खाने से मनुष्य या व्यक्ति जो भी इसको खाता है उसको किसी प्रकार का उसको कोई भी उस मांस खाने से कोई भी बीमारी ना हो, उसकी पहचान की जाती है। रोग उत्पन्न करने वाले मांस को रोकना, मैं उसको नष्ट करना, जैसे कि आप देखते हैं, आपको बताया था कि मिठाई वगैरह दीपावली पर हर बार कितनी मिठाइयाँ घी पकड़ा जाता है, तो उसी प्रकार से क्या करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से मांस को भी क्या है, अगर जिस मांस को खाने से किसी प्रकार का रोग होता है तो उसको क्या करते हैं, उस पर रोक लगाते हैं, और जहां भी वो उससे रिलेटेड जो भी मांस होता है उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, नष्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं, जिस मांस को क्या है निरीक्षण किया है, उस मांस अगर वो अच्छा है तो उसको ये चिन्ह दे देते हैं। मांस का निरीक्षण करने के उपरांत करने के पश्चात उसको ये चिन्ह देना, कौन सा चिन्ह देना, कि मांस निरीक्षण केंद्र से ये अप्रूव्ड है, इस मांस को खाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये उसको देना। अब अगला क्या है, इसमें भ्रष्टपूर्ण, झूठे, अधूरे या अपूर्ण लेबलों के प्रयोग पर रोक लगाना। भ्रष्टपूर्ण, अपूर्ण और जो भी झूठे लेबल लगे होते हैं, और झूठे लेबलों पर रोक लगाना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये हमारे इस मांस निरीक्षण केंद्र के अंतर्गत मांस के इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। ये है हमारा मांस निरीक्षण का काम, जीवित पशु से प्रारंभ होकर संपूर्ण प्रक्रिया तक किया जाता है। मांस तैयार करने की प्रत्येक प्रक्रिया का बारीकी से अध्ययन या निरीक्षण किया जाता है। उसका निरीक्षण किया जाता है कि कहाँ पर क्या क्या काम हो रहे होते हैं, ताकि किसी भी चरण में कोई भी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए। इसीलिए हर स्टेप का, हर चरण का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, और इसके सेवन से उपभोक्ता को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी यानी गारंटी भी दी जाती है। और वो कैसे, उसके ऊपर इस प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट वो अप्रूव्ड करते हैं उनके ऊपर ये लेबल लगा देते हैं। यदि उपभोक्ता तैयार मांस खरीदना चाहता है तो उसे लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़कर, उसका निरीक्षण करके और चिन्ह देकर फिर ही उस मांस को खरीदना चाहिए। अगला है इसके अंदर हमारा है एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम। एकाधिकार और नियंत्रित अधिनियम। इस अधिकार के अंदर ये अधिकार या एक्ट है वो 1969
में पारित हुआ, 1969 में हुआ था। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें बाजार में विक्रेता, उत्पादक या निर्माता के एकाधिकार को रोकने के लिए इस अधिनियम का यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा सन 1969 में लागू किया गया था। भारत सरकार के द्वारा 1969 में इस कानून को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत बाजार में जो भी विक्रेता, उत्पादक या निर्माता के एकाधिकार को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। यदि निर्माता किसी वस्तु पर एकाधिकार रखता है तो वह जनता से मनमाना धन वसूलता है। अगर वो उसको ये चाहता है कि मैं अकेला ही इस वस्तु को, प्रोडक्ट को बनाऊंगा, तो क्या है, वो उसमें जनता से मनमाने रेट वसूल करता है। तो इसीलिए क्या है, इस एकाधिकार को रोकने के लिए ये वाला कानून बनाया गया है। मान लो कोई एक ही चीज़ आप देखते हो कि कई बार एक शॉप होती है गांव में या कहीं भी, तो हमें वो चीज़ उसी प्रॉपर शॉप पे मिलती है, तो आप उसको भी पता है कि ये वो कहीं मार्केट में मिलेगी नहीं, तो हम भी मजबूर होते हैं क्योंकि हमें क्या है, उसकी इतनी आवश्यकता हो जाती है कि हमें खरीदनी पड़ती है उससे। तो वो क्या करता है, उसका मनमाने दाम वसूल करता है। तो इसी को रोकने के लिए क्या है, ये कानून बनाया गया है। अतः उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को बनाया गया ताकि कोई भी विक्रेता, निर्माता या उत्पादक मनमाने तरीके से उपभोक्ता से पैसे ना ऐंठ सके। साथ ही स्वस्थ प्रतियोगिता वाली बाजार स्थापित करना, जिसमें एक ही वस्तु की विविध निर्माता, विक्रेता, उत्पादक हो तथा उपभोक्ता को वस्तु के चयन करने में कोई भी दिक्कत ना आए, इस प्रकार का बाजार तैयार करना, वो भी इस कानून के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारा एकाधिकार और नियंत्रित अधिनियम 1969। अगला है हमारा भारतीय मानक संस्थान। भारतीय मानक संस्थान कल की क्लास में हम बात भी कर रहे थे। इसमें इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI, ये इंपॉर्टेंट है। ISI इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, ISI यह देश की क्या है, एक महत्वपूर्ण, यह देश की एक महत्वपूर्ण संस्था है। आपको बताइए, इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण ये संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, गुणवत्ता नियंत्रण एवं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, गुणवत्ता नियंत्रण एवं, गुणवत्ता नियंत्रण एवं, इसमें क्या करना है, एवं पदार्थ के मानक को बनाए रखना। इस एजेंसी का या इस संस्था का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, गुणवत्ता नियंत्रण एवं पदार्थ के मानक को बनाए रखना है। इसकी स्थापना जनवरी 1947 में हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो जनवरी 1947 में की गई। यह संस्था खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से संबंधित है। ये संस्था है वो किससे संबंधित है, ये संबंधित है
किससे संबंधित है? संबंधित है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा ये जो संस्था है वो संबंधित है। इस संस्था के जो मुख्य लक्ष्य है या थे वो क्या क्या है? इसके जो मुख्य लक्ष्य है 9 जनवरी 1947 में इसकी स्थापना की गई। खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति मंत्रालय से क्या है? नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से इसका संबंध है। इसके जो लक्ष्य हैं वो क्या क्या है? एक है राष्ट्रीय मानकों को तैयार करना। इसके जो लक्ष्य है, लक्ष्य सबसे पहले है इसमें राष्ट्रीय मानकों को तैयार करना। राष्ट्रीय मानकों को तैयार करना तथा उन्हें सामान्य रूप से अपनाने हेतु तथा उन्हें सामान्य रूप से अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना। ISI का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? इन्होंने क्या लक्ष्य रखे कि जो राष्ट्रीय मानक को तैयार करना तथा उन्हें सामान्य रूप से अपनाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, ये इसका लक्ष्य था। अब दूसरा था इसको उद्योगों में, दूसरा जो ये तो पहला था, दूसरा जो इसका लक्ष्य था वो उद्योगों में मानकीकरण एवं तथा गुणवत्ता नियंत्रण को गुणवत्ता को नियंत्रित करना, ये इसका दूसरा लक्ष्य था। तीसरा जो इसका लक्ष्य था वो था सरकार को मापन की इकाइयों की सिफारिश करना। सरकार को मापन की इकाइयों की सिफारिश करना। ये इसका मापने के लिए जो इकाइयां हैं वो सरकार को उनके लिए सिफारिश करना कि इन इकाइयों को लागू किया जाए, उनके लिए सिफारिश करना। अगला जो इसका लक्ष्य है, अगला जो लास्ट है, उत्पादित वस्तुओं को ISI द्वारा प्रमाणित करना। ये इसका लक्ष्य है। तो इसके लक्ष्य क्या क्या थे? राष्ट्रीय मानकों को तैयार करना तथा इन्हें सामान्य रूप से अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा था उद्योगों में मानकीकरण तथा गुणवत्ता को नियंत्रित करना, ISI के अंदर था। सरकार को मापन की इकाइयों के लिए सिफारिश करना और लास्ट जो इसमें था उत्पादित वस्तुओं को ISI द्वारा प्रमाणित करना, ये भी क्या था?
प्रमाणित करना या प्रमाण पत्र देना, द्वारा प्रमाणित करना या प्रमाण पत्र देना है, इसे प्रमाण पत्र देना, ये इसके उद्देश्य लक्ष्य है। तो भारतीय मानक संस्थान को यानी ISI को उत्पादकों को ISI चिन्ह देने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार ISI प्रमाणीकरण मार्क्स अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया गया। इसके बाद सन 1961 में इसमें कई आवश्यक सुधार किए गए। 1947 में जब इसको लागू किया, उसके बाद 1961 में इसमें कुछ आवश्यक सुधार किए गए। उनको लगा कि कुछ इस प्रकार के इसमें सुधार होने चाहिए, तो उन सुधारों को किया गया। इसके अंतर्गत उन्हीं वस्तुओं को ISI चिन्ह दिया जाता है जिसकी गुणवत्ता प्रमाणित हो चुकी होती है। इसके द्वारा केवल उन्हीं उत्पादों को लाइसेंस दिया जाता है जिसमें क्या है, उत्पादन ISI द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होता है, तो उन्हीं को ये दिया जाता है। अतः ISI चिन्ह किसी वस्तु की सार्थक गुणवत्ता को दर्शाता है या उसका प्रतीक होता है। ISI चिन्ह किसी भी वस्तु की सार्थक गुणवत्ता को दिखाता है, अतः वस्तुओं को क्रय करते समय देख लेना चाहिए कि उसके ऊपर ISI मार्क है या नहीं, चिन्ह अंकित होना चाहिए। ये वस्तु को क्या है, वस्तुएं निश्चित रूप से उत्तम कोटि की होती है। जिन पर ISI मार्क होता है वो वस्तुएं उत्तम कोटि की होती है। तो हमें जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक, आपको बताया था कि ISI मार्क्स किसके ऊपर होता है, ये मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट है या उपकरण है उनके ऊपर ISI मार्क होता है। वर्तमान में भारतीय मानक संस्थान ISI 13,000 से भी अधिक प्रकार के स्तर निर्धारित कर चुकी है। इसके स्तरीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है, वस्तु के उद्देश्य के अनुरूप बनाना, वस्तु को उद्देश्य के अनुरूप बनाना, यही इनका मुख्य लक्ष्य होता है, उद्देश्य। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय मानक के अनुसार वस्तुओं में कई प्रकार से निम्न में से किसी एक या एक से अधिक तत्वों की पूर्णता होना आवश्यक है। यानी अगर उसको ISI मार्क करना है तो क्या होने चाहिए, उसके अंतर्गत उपयोगकर्ता की सुरक्षा। ISI मार्क में क्या श्योर होना चाहिए कि जो भी उन वस्तुओं का उपयोग करता है उनकी सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। दूसरा जो उसका है वो क्या है, परीक्षण की विधि जिसके द्वारा वस्तु को परखा जा सके और वह उपयोगकर्ता की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित किया गया है या नहीं, ये चीज भी उसके अंदर रखी जाती है। अगला है वस्तुओं का मापतोल, उसका आकार, क्षमता आदि इस प्रकार का हो कि वह या तो उत्पादक की लागत में कमी करे या फिर क्या करे, उपभोग में सुविधा प्रदान करे। अब तक जिन वस्तुओं को भारतीय मानक संस्थान ने ISI चिन्ह दिए हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे भोज्य पदार्थ पे भी ISI होता है, कृषि उत्पाद पे भी होते हैं, विद्युत उत्पाद पे होते हैं, सेफ्टी माचिस, साबुन, डिटर्जेंट, बर्तन, साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि वस्तुएं क्या है वो इनके अंतर्गत रखा गया है। ISI चिन्ह उन्हीं वस्तुओं को प्रमाणित करती है जो सामान्य उपभोक्ता के हित की होती है। इस प्रकार की वस्तुएं में किसी एक श्रेणी की होती हैं। निम्न में से आपको बताती हूँ कि कौन सी श्रेणी में से एक का होना चाहिए। वे उपभोग वस्तु जिन्हें अधिकांश उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से खरीदते हैं वो होनी चाहिए। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, साथ ही वातावरण के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो। ऐसा ना हो कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है जो भी, तो वो क्या है एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, तो ऐसा उपकरण होना चाहिए। ISI चिन्ह कौन लगा सकता है ये भी पता होना चाहिए कि कौन लगा सकता है। कोई भी निर्माता अपनी वस्तु पर ISI चिन्ह
लगा सकता है। उसमें क्या क्या शर्तें रखती है? उनमें शर्त यह है कि उसने जो वस्तु तैयार